अस्सलाम वालेकुम। ये लाइव मैं काफ़ी दिन के बाद कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से आपसे बात नहीं हुई। जब से ये युद्ध शुरू हुआ ईरान और इज़राइल और अमेरिका वाला, आपसे कोई बात नहीं हो पाई। हालांकि मैं आप लोगों के लिए भी चिंतित हूँ, जो मेरे दोस्त, मेरे साथी या मेरे वतन के लोग कतर, ओमान या बहरीन या दुबई में हैं। उनकी खैरियत मुझे हालांकि मिल रही है, लेकिन फिर भी दिल लगा रहता है कि क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है। दिन ब दिन जंग तेज़ी से अपने चरम की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि ये जंग लंबी चलेगी। जिन लोगों को आइडिया था कि ये जंग इतनी ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, 4-6 स्ट्राइक के बाद ईरान सरेंडर कर जाएगा, उनका भी अंदाज़ा अब बदल गया है। वो भी मानने लगे हैं कि ईरान किसी बड़े प्लान के तहत इस युद्ध को लड़ रहा है। और अपडेट्स धीरे धीरे जो आती जा रही हैं, वो मैं एक ख़ास गुजारिश करूँगा जो लोग देख रहे हैं मुझे, कि जो बाहर हैं वो ज़रूर अपनी खैरियत लिखें और कहाँ है, किस हाल में है, ठीक है या कोई परेशानी है। अगर कोई परेशानी है तो हम चाहेंगे कि आपकी बात यहाँ भी शासन और प्रशासन तक पहुँचाई जाए कि आपके साथ क्या समस्या है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई परेशानी, जिस तरह मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ वहाँ पर लोग देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि वहाँ सब खैरियत है और जो हालात हैं उसके मद्देनज़र वो तैयार हैं। एक जो अपडेट्स है अभी मेरे पास जो इस युद्ध के सिलसिले से, वो कल की है, यानी जो 20वीं लहर ईरान की तरफ से मिसाइल्स की लॉन्च की गई। पहले तो आपको बता दूं, एक के बाद एक जो वेव्स हैं ईरानी मिसाइल्स की, वो लगातार अपने टारगेट्स को हिट कर रही हैं। नो डाउट कि इतने बड़े बड़े हमले के बाद, इज़राइल और अमेरिका के बहुत बड़े हमलों के बाद भी, और उनके इन दावों के बाद भी कि हमने ईरान के वो तमाम ज़खायर जहां उन्होंने अपनी मिसाइल छिपा रखी थी या वो लॉन्च पैड जहां से वो मिसाइल लॉन्च कर रहे थे, हमने नष्ट कर दिए हैं। इसके बावजूद ईरान के हमलों में कमी नहीं आई है। कल जैसा कि अमेरिका के रक्षा अधिकारी ने कहा कि अब ईरानी हमलों में तकरीबन 50% की गिरावट आ जाएगी। ऐसे हमले उन्होंने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ईरानी हमले रात भर हुए, और कल की ख़ास बात ये रही कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जो ईरान का एक लीथल वीपन है, उसे पहली बार इस जंग में इस्तेमाल किया गया। और उस वीपन के बारे में, यानी उस मिसाइल के बारे में कहना है IRGC के फॉर्मर एरोस्पेस कमांडर शहीद हाजीजादे। उन्होंने कहा कि यह मिसाइल खुर्रम शहर 4 जब लॉन्च होती है तो ये सिर्फ एक मिसाइल होती है जो 80 सब माउंटेन्स के साथ 80 जगह पर निशाना लगाती है। अगर हम इनमें से 100 मिसाइल्स लॉन्च करते हैं तो हम 8000 हिट्स एग्जैक्टली कर सकते हैं जहां हम चाहें। तो यानी बहुत लीथल वीपन है। इसके अलावा खैबर शिकन और खैबर 2, फतह, इमाद, कद्र, ऐसे बहुत सारी मिसाइल्स हैं जिनका प्रक्षेपण अभी बाकी है। इसके अलावा जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं कि मैं ये लाइव सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारे साथी दुबई में, बहरीन में, कतर में और ऐसी कंट्रीज़ में हैं जो युद्ध से प्रभावित है, तो वो उनकी खैरियत मिल जाए, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये हमें पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारे लड़के, बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे जानने वाले वहाँ पर मौजूद हैं। तो जंग का क्या हाल है, आपने क्या देखा, वहाँ पर किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है आपको, या जो हमले हो रहे हैं वो आपके इलाके में हो रहे हैं, यानी आप जहाँ रहते हैं या उससे दूर हो रहे हैं, आप सुरक्षित हैं या नहीं। इसके अलावा जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको सोच रहा हूँ कि बताता चलूँ इस वक्त, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने लाइव आया हूँ फेसबुक पेज पर। अब ये एक आर्मी स्पोक्स पर्सन है ईरान के, उनकी तरफ से ये एक्स पर, आजकल एक्स ही ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि जो ऑथेंटिक ख़बरें हैं वो फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्स पर मिल जाती हैं। तो इन्होंने कहा है कि ईरान का जवाब प्लान किया हुआ है और पिछले से तय, यानी पहले से तय ऑपरेशनल प्लान्स लागू किए जा रहे हैं। इस जंग में आर्म फोर्सेस की तैयारी का लेवल पिछली लड़ाइयों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हम लंबे वक्त तक चलने वाली जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बारे में कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है। अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दो तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक तो ख़बरें इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि फ़ेक क्या है और सही क्या है, आम आदमी को पहचानना मुश्किल हो रहा है कि सही ख़बरें क्या हैं और गलत ख़बरें क्या हैं। लेकिन अभी तक जो ख़बर है, होर्मुज स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो ईरान ने इस तरह पार्शियली बंद किया हुआ है कि अपने जानने वाले या अपने मित्र देशों के टैंकर्स और ऑयल टैंकर्स उधर से जाने दिए जा रहे हैं।
इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान, जो लगातार उन्हें बयान देने का एक हिस्टीरिया टाइप का पड़ता है और लगातार ट्वीट करने लगते हैं तो करते ही चले जाते हैं। उनका बयान है कि हमें मुश्तबा खामेनाई एज ए सुप्रीम लीडर नाकाबिल कबूल हैं, हमें मंजूर नहीं है। एक तो ये बात है, आपसे क्या मतलब कोई देश किसे अपना सुप्रीम लीडर बनाता है, किसके नेतृत्व में चलना पसंद करता है, आप कौन होते हैं, आपको खुदाई फौजदार किसने बनाया, आपको दुनिया का कोतवाल किसने बनाया। लेकिन अब उनकी बीमारी है, उनका शौक़ है और वो इस तरह के बयान देते हैं। हालांकि उनके शुरू से मैं बयान बताऊं, उन्होंने कहा था कि ईरान को पंगु कर देंगे चंद स्ट्राइक्स के बाद, यानी बिल्कुल वो ऐसे तरह से हमला करेंगे कि ईरान की जो आर्मी है IRGC वो पैरालाइज्ड हो जाएगी। लेकिन जंग का 7वां दिन शुरू हो गया, अभी तक कौन पैरालाइज्ड हुआ है कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मरने वालों की संख्या ये ज़रूर हो सकता है कि ईरान में ज़्यादा हो, क्योंकि ईरान में 165-68 तो स्कूली बच्चियां ही मर गईं। अगर इस तरह की संख्याओं को जोड़ा जाएगा जो रेसिडेंशियल इलाके में बम्बार्डमेंट हुआ है, तो जाहिर है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर यूं बात करें तो ईरान का क्लेम जो है कि 600 प्लस अमेरिकन सैनिक हमने इस जंग में उनके नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को। अगर ये बात सच है या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर लें तो भी एक बड़ा लॉस है। कतर में जो रडार को नुकसान पहुंचाया है वो बिलियन डॉलर का आइटम था, और जिसके लिए ईरान आर्मी क्लेम कर रही कि हमने अमेरिका और इजराइल की आंखें फोड़ दी हैं मिडिल ईस्ट में। यानी वो रडार डैमेज किया गया है जिसके ज़रिए से इनकी नज़रें होती थी कि ईरान में आर्मी का मूवमेंट क्या है, मिसाइल लॉन्चिंग सिचुएशन क्या है, IRGC के हेडक्वार्टर पर किस तरह का मूवमेंट है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है। और एक बात और, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद, जिसे मैं इकबालिया कहूँ कि उनका बयान है, उन्होंने कहा ईरान का शाहिद ड्रोन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि शाहिद ड्रोन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आया है। इसका मतलब कि एक चंद पैसों में तैयार किया जाने वाला शाहिद ड्रोन इतनी बड़ी समस्या बन गया है कि उसके लिए सुपर पावर बयान दे रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है। जाहिर है ईरान ने जो सस्ते सस्ते अपने ड्रोन बनाए हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो अब्राहम लिंकन, इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर ड्रोन स्ट्राइक ईरान ने की, और इस तरह स्ट्राइक की। जो पुष्ट खबरें हैं, मैं जो आपके सामने ऑथेंटिक और साबित शुदा खबरें हैं वो बता रहा हूँ कि इन्होंने स्ट्राइक की जब 340 किलोमीटर दूर था, ईरान के सरहद से 340 किलोमीटर दूर था सिर्फ अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन जब ईरान ने उस पर ड्रोन से स्ट्राइक की तो वो इतनी तेज़ी से वापस भागा है कि ओमान के जो एरिया है, ओमान के समुद्री इलाके में चला गया और ईरान से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ी से वो दूर चला गया और पीछे चला गया। तो ये सुपर पावर का पिछड़ना आपको कैसा लगता है कि किस तरह से वो जंग में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जो एक्सपर्ट्स हैं, वार एक्सपर्ट और स्ट्रेटजिस्ट, उनका कहना है कि ईरान जिस तैयारी के साथ लड़ रहा है उसे लगता है, ऐसा देखकर लगता है कि ईरान एक बहुत लंबी जंग के लिए तैयार है, जबकि अमेरिका इसके बरक्स और इसके बरखिलाफ बहुत जल्दी मामले को निपटाना चाहता है, क्योंकि पूरी ताकत से अमेरिका ने हमले किए हैं, इजराइल ने पूरी ताकत से हमले किए हैं, लेकिन ईरान ने उनके इत्मीनान और उनके योजनाबद्ध ढंग से लड़ने का प्रमाण यह है कि उन्होंने जंग के 6ठे दिन अपना एक लीथल वेपन खुर्रम शहर 4 लॉन्च किया। अगर जल्दी होती, हड़बड़ाहट होती, तो इधर से भी कद्र, इमाद और खैबर शिकन और फतह जैसी मिसाइलें जो हाइपरसोनिक इनके वेपन है वो चलाए जा चुके होते। लेकिन अभी तक उन्होंने इत्मीनान के साथ ये काम किया है। इसका मतलब है कि सुपर पावर का जो वर्चस्व है दुनिया में, उसको एक बार खुली चुनौती दी जा रही है ईरान की तरफ से। इसके अलावा जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जो कतर में है, बहरीन में है, क्योंकि बहरीन एक बहुत ख़ास टारगेट ईरान ने बनाया हुआ है और वहाँ मनामा में तो बहुत तबाही की है। और उसके अलावा जो वहाँ पर होटल्स था मनामा में, जहाँ ईरान का क्लेम है कि USS सैनिक ठहरे हुए थे, रुक गए थे, बेसेस छोड़कर वहाँ ठहरे थे, इसलिए हमने उसे स्ट्राइक किया। इसके अलावा वहाँ एक पुल जो जोड़ता है सऊदी अरब को, उस पर अटैक किया है, वो डैमेज हुआ है। उसके अलावा वहाँ की कई रिफाइनरी को टारगेट किया है, और इस तरह से बहुत सारे बड़े हमले किए गए हैं बहरीन में। और ये जो एक लेटेस्ट खबर है वो आपको बता दूं
कि रूस ने कहा है कि भारत को अनुमति दी जाती है, अमेरिका ने कहा है कि भारत को अनुमति दी जाती है 1 महीने के लिए कि वो रूस से तेल खरीद सकता है। आप बताइए और सोचिए और हैरत करिए इस बात पर कि अभी चंद दिन पहले इन्होंने कहा था कि भारत तेल नहीं खरीद सकता रूस से। अब जंग का इतना ज़्यादा सदमा लगा है या हालात इतने बेकाबू होते नज़र आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रूस से भी इंडिया तेल खरीद सकता है। पहली बात तो ये, भारत तेल कहाँ से खरीदेगा, कहाँ बेचेगा, क्या करेगा, ये आप कौन होते हैं बताने वाले। लेकिन बस वो बता रहे हैं और सुना जा रहा है और कुछ बोला नहीं जा रहा। अभी तक कोई रिएक्शन हमारी तरफ से नहीं आया है कि जब आप कहेंगे तो क्या हम तेल खरीदेंगे, या आप रोक देंगे तो हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये क्या मामला है। हम खुद एक संप्रभु देश हैं, एक दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, एक बहुत बड़ी आबादी है। आखिर ये क्या मतलब है कि आप जो कहें वो हम करें। तो ये बार बार अमेरिकन दादागिरी जो दिखाई जा रही है, क्या कारण है कि हमारी तरफ से शांति जाहिर की जा रही है और कोई इस पर कड़ा रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस तरह के किसी दबाव के मद्देनज़र किसी तरह के फैसले न लिए जाएं और डट कर इन बातों का जवाब दिया जाए। हमारे बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, जैद जैसी देख रहे हैं, इस युद्ध के मामले में काफ़ी उन्होंने भी नज़र रखी हुई है और लगातार पोस्ट कर रहे हैं। और हमारे कई साथी हैं जिनका अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई कमेंट या लाइन पर आए हों, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि भारत का इस तरह से बार बार अमेरिका का कहना कि तेल लेना है या नहीं लेना है, आपको कैसा लगता है। दूसरी एक ख़ास बात यह है कि एक ईरान का जहाज़ जो यहाँ भारत में मेहमान के रूप में आया था, राष्ट्रपति के सामने उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया था और वापस जा रहा था। देखिए, 2 तरह से रिपोर्ट्स की जा रही हैं। एक तो वो मीडिया है जो एक ख़ास बात कहता है, एक ख़ास समाज को खुश करने की कोशिश करता है। उस मीडिया का कहना है कि भारत के क्षेत्र से वो जहाज़ निकल गया था, तब अमेरिका ने उस पर हमला किया और उसमें लोग मारे गए, क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है इसलिए उस पर अमेरिका ने हमला किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेहमान वो भारत का था, भारत से वापस अपनी जगह जा रहा था, युद्धक विमान नहीं था, उसमें जो लोग थे वो निहत्थे थे और बगैर किसी पूर्व सूचना के उन पर हमला किया गया। जहाज़ से बार बार सिग्नल दिए जा रहे थे भारत की तरफ भी कि भाई साहब मदद करिए, हम आपके मेहमान थे, हमें रास्ते में इस तरह से अटैक किया गया है, लेकिन कोई मदद न हुई। जो यहाँ पर हमारे भाई बहुत सारे, मैं पढ़ रहा था, कह रहे हैं कि वो चीन से मदद मांग रहा था। भैया, चीन से मदद तब मांग रहा था जब कोई मदद नहीं देने के लिए तैयार था। तो जो मरता हो वो क्या न करता, आपने सुना है, उसने मदद के लिए आवाज़ दी। यहाँ जैद जैसी का कमेंट पहले पढ़ लेते हैं। ट्रम्प साहब क्यों बोल रहे हैं आप उसको, वो सन की शैतान है, एप्स्टीन फाइल का सबसे बड़ा अपराधी है। ये एक बात वो कह सकते हैं, लेकिन फेसबुक पेज की मजबूरी है कि मैं वो बातें नहीं कह सकता जो मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे रोक है। नदीम रिजवी साहब हमें देख रहे हैं, हम भी भाई जी बहुत शुक्रिया, आप हमें बराबर देखते हैं, बहुत धन्यवाद। और महमूदुल हसनैन अंसारी साहब देख रहे हैं हमें, और बहुत सारे साथी जुड़े हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ईरान की सेना ने अभी तक बहुत सारी मौतों और बहुत सारे कत्ल के बावजूद जिस तरह से रिटेलिएट किया है वो हिस्टोरिक है और ऐतिहासिक है, और ऐसा तारीख में कभी नहीं देखा गया कि एक देश 9-10 जगहों पर एक साथ हमला करे जबकि उसका मुकाबला सुपर पावर से हो। दूसरा देश इजराइल है जो तकनीकी रूप से दुनिया का सबसे ज़्यादा संपन्न और दक्ष देश माना जाता है, लेकिन ईरान ने अपनी टैक्टिक्स से, दुबई के बारे में लोग कह रहे हैं कि दुबई पर बार बार अटैक क्यों किया जा रहा है, बहरीन पर बार बार ईरान की तरफ से अटैक क्यों किया जा रहा है। भाई साहब, ईरान का जो कहना है वही मैं बता सकता हूँ, बाकी क्यों किया जा रहा है ये तो उनका थिंक टैंक जाने। लेकिन ईरान का क्लेम है कि जिस जगह पर, जिस देश में अमेरिकन बेसेस हैं वो दरअसल उसका जो मालिकाना है वो अमेरिका का है, किसी देश का नहीं रह जाता। जैसे आप अगर एक मकान किराए पर दे दें तो जो किराया दे रहा है वो मालिक है उतने वक्त के लिए, उस समय के लिए। तो वो जो हमले कर रहे हैं वो दरअसल अमेरिकन बेस पर कर रहे हैं। बहरीन के लिए और कुवैत के लिए और कतर के लिए निजी तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारे मन में कोई बैर नहीं है, लेकिन अमेरिकन बेसेस हमें क्षेत्र से हटाने होंगे और इन्हें हटाने होंगे अगर ऐसे हमलों से बचना है। दूसरी बात आपके सामने मैं कह दूं कि कुवैत में जो ख़ास प्रेम देखने को मिला है ईरानी मिसाइल्स का, बाकी बहरीन और कुवैत को जितना प्रेम से उन्होंने हिट किया है शायद और जगह नहीं किया।
अल्ताफ रज़ा साहब कमेंट कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके फेसबुक पेज का सही सलामत रखे। हाँ बिल्कुल दुआ होनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक पेज कभी भी बंद किया जा सकता है जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि कोई ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता जो उसके वैचारिक रूप से उससे अलग हो या दूसरी राय रखी जा रही हो। हमारे बहुत सारे भाई लगातार इस पर क्लेम करते रहे कि भारत में आखिर आयतुल्लाह खामेनाई के कत्ल के बाद विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया। अगर किसी को ईरान से इतना प्रेम है तो वो ईरान चला जाए, ऐसा क्लेम किया हमारे भाइयों ने। हमने पढ़ा, हमने देखा। हमारे हिंदू समाज के जो सम्मानित पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग से मैं कहना चाहता हूं कि जब बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा था तो हम भी आपके साथ उनका विरोध कर रहे थे। तो हमने तो ये नहीं कहा कि आपको बांग्लादेश चला जाना चाहिए भाई साहब, हम तो ये कह रहे थे कि भारतीय सेना को बांग्लादेश पर हमला करना चाहिए और वहाँ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और वहाँ उनको सबक सिखाना चाहिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं। सजातीय होने के नाते आपका गुस्सा, आपका दुख जाहिर है कि हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ ईरान से वैचारिक समानता के चलते अगर वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, न करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ से सिर्फ वैचारिक समानता के आधार पर इतना कहने का अधिकार तो रखते ही हैं कि ये सही है, ये गलत है। एक ज़बरदस्ती अमेरिकन दादागिरी कि आप न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं, जबकि IAEA ने स्पष्टता ये कह दिया कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इजराइल का बार बार ये कहना कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, अमेरिका के लिए क्या परेशानी हो गई। और सबसे बड़ा खतरा अगर इजराइल के लिए है तो खतरे में जो देश है, लगातार इससे पहले जो 12 रोज़ा जंग हुई उसमें भी हमने देखा कि उन्हीं ने पहले हमला किया, और उसमें भी जो पहली वेव थी इजराइलियन अटैक की, उसमें 8-10 जो मुख्य अग्रिम पंक्ति के नेता थे ईरान के, वो मारे गए। इसके बाद आप ही पर खतरा मंडरा रहा है, आप ही दोबारा फिर अटैक करते हैं और फिर पहली पंक्ति की लीडरशिप को खत्म करते हैं। आप बार बार दावा करते हैं कि आपके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और हाँ ईरान से हमें खतरा है, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि अस्तित्व का संकट उस छोटे से देश पर है जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल इस हालत में है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। हमने देखा है और हम अपनी नज़र से बता रहे हैं कि ये कोई धर्म युद्ध नहीं हो रहा है, ना कोई धार्मिक लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है उस दादागिरी के खिलाफ जो दुनिया के कानूनों का उल्लंघन करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन दादागिरी हम क्यों कबूल करें? वो कौन होते हैं? उन्हें किसने दुनिया का कोतवाल बना दिया है कि आप कहें कि आप यहाँ से तेल खरीदिए तो आप वहाँ से तेल खरीदेंगे, आप कहें कि आप युद्ध बंद करिए नहीं तो हम सब बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं स्पेन हमें अपनी ज़मीन दे ईरान पर हमले के लिए, वरना हम सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देंगे। ये दादागिरी कब तक कौन मंजूर करेगा, कौन कबूल करेगा? ये कतई इस ज़माने में और इस लोकतांत्रिक देश के निवासी होने के नाते मैं पसंद नहीं करता। तो मैं अमेरिका का विरोध करता हूँ, उनकी दादागिरी का हर स्तर पर विरोध करता हूँ कि किसी तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत है। यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि इसमें सख्त कदम उठाए। जिस तरह से नरसंहार का रिकॉर्ड चला आ रहा है, इससे पहले जिस तरह से बच्चों का कत्लेआम किया गया, गजा के जो दृश्य देखे हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि ये दादागिरी जो अमेरिका और इजराइल की है ये आखिर कितना बढ़ती चली जा रही, इनका मकसद क्या है, ये चाहते क्या हैं। लेकिन अब जब एक छोटा सा ही सही देश उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है ईरान की शक्ल में, तो इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम वाली भावना नहीं, ये तो स्वाभिमान की लड़ाई है। इसमें हिंदू समाज के लोग बढ़ चढ़कर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। और मैं भारत के LOP लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का बयान अगर कोट करूं, या प्रियंका गांधी का, या सोनिया गांधी का, जो बार बार कह रहे हैं कि ईरान से हमारे उस समय से बहुत अच्छे संबंध हैं जब दुनिया ने हमें लगभग अलग थलग छोड़ दिया था, उस वक्त भी ईरान हमारे लिए बोलता रहा और उसने हमारे लिए वोट किया है। इजराइल की मोहब्बत में एक अपने पुराने और वफादार मित्र को छोड़ देना, ये कितनी समझदारी की बात है। दूसरी बात, वहाँ के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया गया, मार दिया गया बगैर किसी औपचारिक युद्ध के घोषणा के। उस पर हमारी सरकार द्वारा कोई दुख का ट्वीट नहीं किया गया। अब जब जंग के 6 दिन गुजर गए और ईरान ने बराबर से लड़ाई लड़ना शुरू किया और कल भारत से वापस लौट रहा उनका एक नेवी का जहाज मार दिया जाता है हिंद महासागर में। एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंद महासागर से आप ये ना साबित करने की कोशिश करिए कि इंडिया के क्षेत्र में मारा गया। मैं ये नहीं साबित कर रहा कि इंडिया के क्षेत्र में मारा गया, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेहमान भारत का था, भारत से लौट रहा था, तो रास्ते में कोई
कि अगर उस पर हमला होता है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, और छोटी मोटी कार्रवाई नहीं हुई, लगभग 160 से लेकर 180 लोगों के लापता होने की खबर है, मामूली खबर नहीं है। अगर इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका के खो जाएं, मार दिए जाएं, तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। तो क्या हमारे मेहमान का कोई सम्मान नहीं है? हमारी सरकार को इस पर आपत्ति नहीं जाहिर करनी चाहिए? कल एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की है टेलीफोन पर, और जो ये घटना हुई है उस पर अपनी बात रखी है। दूसरी तरफ ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अभी तक, मैं जिस समय बात कर रहा हूं आपसे, कोई पुष्टि नहीं की है कि बात हुई या नहीं हुई। शायद वो इतने ज़्यादा निराश हैं कि उन्होंने इस बात के बारे में बात करना भी गवारा नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे देश हैं, स्पेन जैसे देश भी और फ्रांस जैसे देश भी युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई से मामले का हल नहीं निकलता। वहीं एक ऐसा देश जो गांधी का देश है, जो स्वामी विवेकानंद का देश है, अहिंसा परमो धर्मा वाला देश है, वो अभी तक शांति की बात नहीं करता। खैर, ईरान भी शांति की बात नहीं कर रहा है और कहता है कि हम अमेरिका से किसी तरह की बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा इंतकाम और हमारा बदला पूरा ना हो जाए। बहुत बड़ी बात है, इस तरह के दावे करना आसान नहीं है जिसकी पहली पंक्ति की लीडरशिप मारी जा चुकी हो। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स आए हैं, उन्हें पढ़ लेता हूँ। इस दुनिया में एक देश है जो अमेरिका जैसे दुनिया के खून से रंगे देश से लोहा ले रहा है। बिल्कुल सही बात है, एक देश है जो अमेरिका जैसे इतने ताकतवर देश से लोहा ले रहा है। न सिर्फ लोहा ले रहा है बल्कि भरपूर नुकसान भी पहुँचा रहा है। जो कल की रिपोर्ट से जो खुर्रमशहर 4 लॉन्च की गई है ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन के एरिया में, उसने भारी तबाही मचाई है। इसराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित हो रही है खुर्रमशहर 4, जबकि फतह, कद्र और खैबर शिकन जैसी घातक वेपन्स अभी इस्तेमाल नहीं किए गए। ईरान के आर्मी के कमांडर का दावा है कि हमने अभी अपने बहुत सारे लीथल वेपन इस्तेमाल नहीं किए हैं और हम बहुत जल्द दुनिया को अपने ऐसे घातक और नए वेपन दिखाने वाले हैं जो अभी दुनिया ने नहीं देखे। यानी इनोवेशन भी चल रहा है, लड़ाई भी चल रही है और कोशिश भी चल रही कि किस तरह से सुपर पावर के दांत खट्टे किए जाएं। दूसरी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका जिसके सामने बोलने वाले को किडनैप कर लिया जाता है। वेनेजुएला की मिसाल आपके सामने है कि घर में घुस के मियाँ बीवी को उठा ले गए। अरे भाई, कहाँ की दबंगई है, कहाँ की सरंगई है? आप किसी देश के चुने हुए नेता को कैसे उठा सकते हैं? ऐसी एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, यानी अभी अपुष्ट खबरें हैं कि ईरान में एयरबोर्न ऑपरेशन चलाया गया जिसमें जहाज से उतारे गए बहुत सारे सैनिक, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक पता नहीं पुष्ट है या अपुष्ट है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक्स पर बहुत जोर से चल रहा है कि उन्होंने दावा किया कि हम अमेरिका में भी अगवा कर सकते हैं। वहां पर ईरान का क्लेम है कि हमने 174 लोगों को बंदी बना लिया है जो हमारे यहाँ एयरबोर्न ऑपरेशन से आए। दूसरी तरफ अमेरिका की कमजोरी और इस मुकाबले में पिछड़ने की गवाही इस बात से भी साबित होती है कि उन्होंने कहा कि हमने इराक स्थित कुर्द लोगों को आर्म दिए हैं, असलहे दिए हैं कि वो ईरान में जाएं और वहां युद्ध करें, जिसके जवाब में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि वी आर वेटिंग फॉर यू, आप आए, हम आपके स्वागत के लिए, आपके इंतज़ार के लिए खड़े हैं। IRGC के ग्राउंड फोर्सेस इंतज़ार में है कि आप आएँ, उन्हें तो लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ये सूरत हाल है, दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और जिस तरह अभी तक, अगर मैं कोई मैच नहीं हो रहा कि स्कोर बताऊं, लेकिन आप ये जाने कि तमाम जो सोर्सेज हैं, वो जेरूसलम पोस्ट की बात की जाए, CNN की बात की जाए, या बड़े बड़े चैनल जिन्हें दुनिया देखती है जैसे अल जजीरा टाइप के, उनके हिसाब से ईरान ने भारी नुकसान पहुंचाया है अमेरिका इजराइल को। इजराइल ने फोटो वीडियो को सेंसर किया हुआ है और ये सूरत हाल है कि 600 प्लस अमेरिकन सैनिक के मारे जाने की बात कही जा रही है। अगर इतना बड़ा नुकसान ईरान ने पहुंचा दिया है तो सुपर पावर के वर्चस्व को खुली चुनौती दी गई है इस बार मिडिल ईस्ट में। जैसा कि ईरान पहले से दावा कर रहा था कि अगर ये हमला किया तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं बल्कि एक रीजनल वार होगी। तो रीजनल वार तो तकरीबन ये बन गई है। इसमें ईरान ने, और मैं आपके सामने बता दूं, अजरबैजान की बात और तुर्की की बात,
ईरान ने इनकार किया है कि तुर्की पर जो मिसाइल्स लॉन्च की गई या ड्रोन लॉन्च किए गए वो हमारी तरफ से नहीं किए गए, यानी इसमें दुश्मन कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहता है। अज़रबैजान के लिए भी ईरान ने मना किया है, लेकिन अज़रबैजान वाले भी जवाब देने की बात कर रहे हैं। वो जवाब दें, इस वक्त तो मौका है, इससे ज़्यादा बड़ा महाज और इससे ज़्यादा बड़ा गठबंधन उन्हें कभी मिलेगा भी नहीं। ये जैद जैसी का कमेंट है कि अतिथि देवो भव का अपमान हुआ है, ईरान का जहाज हमारा अतिथि था, उस पर हमला देश पे हमला माना जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति नहीं रही है कि अपने मेहमान की हम रक्षा न कर सकें। देखिए, ये बात जो इन्होंने कही है, इसी पर मैं बात कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं कि भैया वो जहाज ही भारत से वापस जा रहा था, निकल चुका था, तो भारत पर जिम्मेदारी क्यों है? भारत पर इसलिए जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहाँ से निकल चुका था, आपका मेहमान था, रास्ते में उसे मारा गया क्योंकि वो निहत्था था। उसने सिग्नल दिए, आपसे मदद मांगनी चाहिए, मगर आपने रिएक्ट नहीं किया। तो खैर, आपकी क्या नीति है, आप किस तरह से, आपको क्या जानकारी इस मामले में, मैं नहीं कह सकता कि किस तरह से भारत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन भारत की विदेश नीति जो पुरानी थी, जिसमें ईरान को वो अपना सहयोगी मानते थे, अपना साथी मानते थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी और इजराइल की तरफ ज़्यादा टिल्ट दिखाई दे रहा है। ये नया टिल्ट जो है कितना लाभकारी है, ये इसे यूँ समझ लें कि अब अमेरिका कह रहा है कि आप 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं। वही बात आ गई कि वो कहें कि आप इनसे तेल ले लीजिए, उनसे दाल ले लीजिए, उनसे चावल ले लीजिए, और हम वैसा करने लगे। भरपूर विरोध दर्ज किया जाना चाहिए हमारी तरफ से कि आप कौन होते हैं, आपको कोतवाल किसने बनाया है कि आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो अपडेट्स तो बहुत सारी आ रही। इस वक्त तेहरान पर अमेरिका इजराइल के बड़े हमले जारी हैं। दूसरी तरफ ईरान की IRGC का क्लेम है कि हमने तेल अवीव की तरफ मिसाइल बैराज लॉन्च किया है। 21 लहर हो चुकी हैं, 6 दिन में 21 वेव्स ईरानी अटैक की हुई हैं, यानी एक दिन में 3 से ज़्यादा लहरें हो रही। तो अभी तक कतई ये नहीं लगता कि कोई मिसाइल स्टेशन अमेरिका ने ऐसा तबाह किया है जिससे ईरान को नुकसान हुआ हो या उनके जवाबी हमलों में कोई कमी आई हो। डोनाल्ड ट्रंप का दावा अपनी जगह पर है कि हमने आधे से ज़्यादा उनके ज़ख़ीरे नष्ट कर दिए हैं, लेकिन IRGC का दावा है कि हम उसी शान से हमले कर रहे हैं जैसा पहले दिन किया था। तो हमारे जो भाई विदेश में हैं, गल्फ़ में हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि खैरियत से रहें। और ये जो युद्ध ज़बरदस्ती अमेरिका की वजह से उन देशों तक पहुंचा है जहां पर कोई लेना देना हालांकि नहीं था, दुबई का, बहरीन का, कतर का, लेकिन चूंकि उन्होंने उस देश के आर्मी बेसेस अपने देश में बनाए हैं जिनसे ईरान की लड़ाई है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। मैं आप सबकी कुशलक्षेम चाहता हूँ, आपकी खैरियत चाहता हूँ कि आप ठीक से रहें। यहाँ पर सऊदी अरामको पे ईरान ने हमला नहीं किया, इजराइल ने किया, और कई मोसाद एजेंट पकड़े गए। ये क्लेम भी, बहुत सारे क्लेम्स ऐसे भी किए जा रहे हैं कि अरामको पर हमला ईरान ने नहीं किया, ईरान की तरफ से भी ऐसा कहा गया है। और ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हमला हम करेंगे तो तेल रिफाइनरीज पर सऊदी अरब की न करके पानी के उन प्लांट्स पर करेंगे जहाँ से वो शुद्धिकरण उनका होता है। 80% आबादी जो है पानी समंदर का खारा फिल्टर करके पीती है, तो हम अगर उनके पानी के स्रोत को नष्ट करें तो उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। यानी उनका ये इनकार लगातार है कि हमने उन जगहों पर हमले किए हैं जिसका हम इकरार करते हैं, लेकिन जहां नहीं किए उसका खुलेआम इनकार भी करते हैं। हमारे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट्स किया करें, अपनी राय दिया करें, और जो आप समझते हैं, हो सकता है मैं आपकी नज़र में गलत कह रहा हूं, तो अपनी राय ज़रूर दिया करें। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह रात में। शुक्रिया।